हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 20 सितंबर की करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में रिवीजन की क्लास है जो हम डेली पढ़ते हैं, उसका दूसरे दिन रिवीजन करते हैं, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है। बाकी ये सारा जो कंटेंट है आपको इंग्लिश और हिंदी के पीडीएफ में जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वहां पर है, तो आप जाकर वहां से नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उन सबके लिए ये बेनिफिशियल है चैनल। तो चलिए स्टार्ट कर। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। यानी कि सीधा सा मैसेज दिया जा रहा है कि समस्याओं और कठिनाइयों का जब सामना करना पड़े आपको, तो उसकी जो वजह है वो दूसरों को ना मानकर वो उसको एक सिचुएशन समझिए, एक प्रक्रिया समझिए। क्योंकि जब सुख आता है तो दुख आता है, खुशी आती है तो उसके साथ परेशानियां भी आती हैं। तो इन परेशानियों से निकलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए और सीधे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। नेचुरल सी बात है, उन समस्याओं और कठिनाइयों को आप एक दिन खत्म कर देंगे अपने जीवन से और एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में और आपके मन में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी विचारधारा के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के बारे में, जिसको हर साल 18 से लेकर 24 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और सितंबर का जो लास्ट संडे होता है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके बाद 2023 की थीम क्या है? तो सभी के लिए कान और सुनने की परवाह, इस थीम के साथ हम मना रहे हैं इसे। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, ये एक ऐसी संस्था है जिसकी पहल से, जिसके इनिशिएटिव से ये दिन मनाया जाता है और ये वीक मनाया जाता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ हमारा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता मिली हुई है। ओके, साथ में ही नेक्स्ट जो डे के बारे में हम बात करेंगे वो है NFT दिवस, जिसको हम नॉन फंजिबल टोकन दिवस के रूप में जानते हैं। इसको मनाया जाता है हर साल 20 सितंबर को। ओके, अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, जो नॉन फंजिबल टोकन है वो स्पेशली जो क्रिप्टो समुदाय है उसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब NFT क्या है इसको समझने के लिए, जैसा कि हम सबको पता है कि आज के टाइम में डिजिटल और ऑनलाइन का दौर चल रहा है। तो ऐसे समय में जो वीडियोस होती हैं, संगीत है, गेमिंग है, तो इन सबको कन्वर्ट कर दिया जाता है क्रिप्टो के माध्यम से NFT में। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन कारोबार का एक तरीका है, एक सलीका है। इस तरीके से आप NFT को समझ सकते हैं। इसके लिए कई सारे जो समुदाय हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, या कई सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे OpenCIA, Rarible फाउंडेशन, कुछ ऐसे NFT मार्केट प्लेस हैं जो इन विषयों के लिए यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करने को बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसा कि आजकल का जो टाइम स्टार्ट हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का टाइम स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नॉन फंजिबल टोकन, ये दिन मनाने की विशेष रूप से उपयोगिता समझ में आती है। देखिए, NFT के बारे में बात करते हुए सबसे पहले हमें दो लोगों का नाम पता होना चाहिए। एक है केविन मैककॉय और दूसरे हैं अनिल डैश। इनके द्वारा ही 2014 में पहली बार NFT क्वांटम जो एक थ्योरी है उसको विकसित किया गया था, जिसके माध्यम से जो ऑनलाइन डिजिटल जो वीडियोस हैं, सॉन्ग से रिलेटेड हैं, गेमिंग से रिलेटेड हैं, उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कारोबार के लिए पेश किया गया था और पहली बार एक वीडियो को बनाया गया था। ये स्पेशली जो ब्लॉकचेन है उस पर आधारित बिजनेस कहा जा सकता है इसे। 2017 में पहली बार इसे क्यूरियो कॉट्स नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्रिप्टो पक्स, ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया था। और नॉन फंगिबल टोकन, ये जो शब्द आया है वो भी 2017 में आया है 20 सितंबर को। तो 20 सितंबर 2017 में इस शब्द के आने की वजह से ही इसको 20 सितंबर को हर साल नॉन फंजिबल टोकन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसको गढ़ा किसने था? तो यहाँ पर देखते हैं, डेटे शर्ली नाम है इनके द्वारा इसे गढ़ा गया था। ओके, क्लियर। NFT तथा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हुए इन दोनों के बीच में फर्क क्या है वो भी समझते हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले जो NFT है वो ब्लॉकचेन पर आधारित है और क्रिप्टो करेंसी ये भी ब्लॉकचेन पर आधारित है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कुछ मामलों में अलग भी हैं। जैसे कि समझते हुए बात करते हुए चलते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक परिवर्तनीय मुद्रा है, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम इस मुद्रा को
विनिमय करते हैं यानी कि आपस में लेन देन करते हैं, तो इसका जो स्वरूप है वो बदल सकता है। लेकिन इसी तरीके से अगर एनएफटी के बारे में बात करें तो ये क्रिप्टो टोकन के रूप में हम इसे समझ सकते हैं, है ना, जिसको एथेरियम कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अच्छा देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं यहाँ पर। तो इसको समझते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तरीके का सार्वजनिक बही खाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जो लोग इससे जुड़ेंगे और जो कुछ भी काम होगा ये सब ब्लॉकचेन के माध्यम से एक डेटाबेस में, जो साझा डेटाबेस है उसमें इंक्लूड होता जाएगा। एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में फर्क को समझते हुए देखो, क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी के रूप में यूज किया जाता है, बट डिजिटल करेंसी के रूप में इसका यूज किया जाता है, जैसे बिटकॉइन के रूप में इत्यादि। ओके। अच्छा, एनएफटी में क्या फर्क है कि इसमें जो भी ऑनलाइन काम किया जाता है उसको हम एक एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म के रूप में, ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? वो है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। ओके, आई होप कि आपने ये सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो ये सारा नॉन फंजिबल टोकन दिवस क्यों मनाया जाता है ये हमने समझ लिया। क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी में फर्क क्या होता है ये हमने समझ लिया। और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्या होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इससे जुड़ते जाते हैं और एक ब्लॉक का इस्तेमाल होता जाता है, नए नए ब्लॉक्स बनते जाते हैं जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं। सार्वजनिक बही खाते के रूप में, एक डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत की पुरानी संसद का नाम बदल दिया गया है, जैसा कि कल की न्यूज में काफी ज्यादा खबरों में था। अब इसका नाम क्या हो गया है तो देख लेते हैं। तो इसका नाम हो गया है संविधान सदन। जरूर याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि नई संसद बन गई है और वहां पर विशेष सत्र चल रहा है और उसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बात बोला गया कि जो हमारी पुरानी संसद है उसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया जाएगा। संविधान सदन के नाम बदलने के पीछे जो कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि यही वो ऐतिहासिक संसद है जहां पर हमारे संविधान को एक स्वरूप प्रदान किया गया था। ओके, पुरानी संसद के बारे में बात करें तो इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 को। क्लियर? अच्छा, संविधान निर्माण की कहानी थोड़ी समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो संविधान है, संविधान सभा थी, क्योंकि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था 1934 में। और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है, जिसमें हम सबको पता है कि संविधान के निर्माण के लिए 13 समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें से 8 प्रमुख समितियां थी और जो बाकी समितियां थी वो भी यहाँ पर लिस्ट में दी हुई हैं। जो 8 प्रमुख समितियां थी उसमें सबसे प्रमुख समिति थी मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, है ना। इन्होंने ही संविधान का एक स्वरूप तैयार किया था, मसौदा तैयार किया था। उसके बाद जितनी समितियां था यानी कि जो ये और 7 समितियां थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी संविधान के निर्माण के लिए, जैसे संघ शक्ति समिति, केंद्रीय संविधान समिति। ये सारी समितियों की डिटेलिंग दी गई है, तो आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। भारत का जो संविधान था उसके प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करते हुए हम सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, हस्तलिखित संविधान है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया था। इसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ओके, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था पूरा संविधान को बनाने में। ये समय बार बार पूछा जाता है तो याद रख लेना। एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघीय प्रणाली पर आधारित है। तो ये सारी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। ओके। अच्छा, संविधान के स्रोत हम सबको अच्छे से पता है कि जो संविधान है उसको अलग अलग देशों के संविधानों से लिया गया था, यानी उसके जो उसके जो तत्व थे उसको अलग अलग संविधानों से, अलग अलग देशों के संविधानों से उठाया गया था। यानी जिस भी देश का संविधान का जो भी चीज अच्छा लगा उसको ले लिया गया था भारतीय संविधान में। तो ये पूरी डिटेलिंग दे दी गई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस देश के संविधान से कौन सी बात ली गई है भारतीय संविधान के लिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दूर संचार उद्योग निकाय, जिसको हम DIPA कहते हैं, उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है धनंजय जोशी, याद रख लेना। साथ में ही धनंजय जोशी जी के बारे में बात करें और या फिर हम DIPA के बारे में बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, है ना, इसका फुल फॉर्म है, जिसके
अध्यक्ष के रूप में धनंजय जोशी जी को नियुक्त किया गया है। देखो DIPA स्पेशली ये डिजिटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत में काम कर रहा है, उसके विकास के लिए काम कर रहा है, इस बात को याद रख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रख लीजिएगा निहार मालवीय को नियुक्त किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO। देखो पेंगुइन और रैंडम हाउस ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, इन दोनों का 2013 में विलय हो गया और इसके बाद इनका नाम पड़ गया पेंगुइन रैंडम हाउस। देखिए पेंगुइन और रैंडम हाउस दो अलग अलग हाउसेस थे, प्रकाशन के से रिलेट करते थे, ये 2013 में इनका विलय हो गया और ये स्पेशली फिक्शन, नॉन फिक्शन और बच्चों की किताबें, ऑडियो बुक्स इन सबको प्रकाशित करने का काम करते हैं। भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत के प्रमुख लेखक जैसे कि अरुंधति राय, खुशवंत सिंह और सुधा मूर्ति इससे जुड़े हुए हैं। डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 में किसने पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो पोलो से रिलेटेड टूर्नामेंट है जिसमें रिकॉर्ड तोड़ा गया है मोंडो डुप्लांटिस के द्वारा, इनका नाम याद रख लीजिएगा। यानी कि जो डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 का खिताब है वो किसने जीता है, तो मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे भारत के 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया गया है। कल की न्यूज में हमने पढ़ा था कि यूनेस्को के द्वारा भारत के 41वें जो जो जगह है उसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, उसका नाम था शांति निकेतन। अब यूनेस्को ने भारत के 42वें ऐसी जगहों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो बेलूर का जो होयसला मंदिर है उसको शामिल किया गया है। बेलूर का जो होयसला मंदिर है वो स्पेशली हिंदू धर्म से रिलेटेड, जो भगवान विष्णु के से रिलेटेड मंदिर है ये, और आपको बेलूर बेलूर जो पड़ता है कर्नाटका में, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, 3 होयसला मंदिर है दक्षिणी भारत के बारे में बात करें जो द्रविड़ संस्कृति पर आधारित है और द्रविड़ जो स्थापत्य कला है उसके आधार पर बनाए गए हैं। बेलूर का मंदिर है, हैलेबिडु का मंदिर है और सोमनाथपुरा का मंदिर है। लेकिन याद रख लेना जो बेलूर का होयसला मंदिर है उसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं होयसला मंदिर के बारे में। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में होयसला मंदिर को निर्मित किया गया था द्रविड़ संस्कृति के स्थापत्य कला के रूप में। यहाँ पर भगवान विष्णु से रिलेटेड यहाँ पर मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, देखिए यहाँ पर बात करेंगे मोटो जीपी भारत ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट है। पहले तो ये समझ लो कि स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट है यानी कि ये दोनों मिलकर भारत में होने वाले पहले ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन करेंगी। तो ये जो एग्रीमेंट है ये हुआ है इंडियन ऑयल के साथ में। अच्छा, जो ये ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है भारत में पहली बार, वो 22 से लेकर 24 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है, साथ में ही ये जो उत्तर प्रदेश का नोएडा है वहां पर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, वहां पर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ में ही इसमें पूरी दुनिया से 42 टीमें शामिल हो रही हैं और जो 84 राइडर्स हैं वो शामिल हो रहे हैं, जिसमें जिसमें मोटो जीपी, मोटो 2 और मोटो 3 श्रेणियों से रिलेटेड जो एक तरीके से ग्रैंड प्रिक्स है उसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखेंगे भारत में पहली बार ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। क्लियर? देखिए उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, उनके द्वारा उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है। इसमें जो विमानन क्षेत्र से या विमानन मंत्रालय से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे मिलकर काम करेंगे और स्पेशली विमानन निरीक्षण के केंद्र के रूप में ये संस्था यानी उड़ान भवन काम करेगी। ओके, अच्छा देखिए उड़ान भवन के साथ साथ पायलट ई वॉलेट सुविधा भी स्टार्ट की गई है हमारे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी हैं उनके द्वारा। अच्छा, जैसा कि ई वॉलेट है तो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट है या विमान से रिलेटेड लेन देन के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। एक तरीके से प्रीपेड की जो व्यवस्था है वो करी गई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में, या विमानन क्षेत्र से रिलेटेड जो लेन देन का काम है वो किया जाएगा। और इसके लिए भारत कोष पोर्टल और वन स्टॉप जो प्लेटफॉर्म है इन दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नई संसद में पहले सत्र के दौरान
लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक को किसने पेश किया है? अभी विधेयक पेश हुआ है, पारित नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे देश के केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। इनके द्वारा महिलाओं के आरक्षण से संबंधित विधेयक को पेश किया गया है लोकसभा में, और नई संसद का उद्घाटन हो चुका है जैसा कि हम सबको पता है, और नई संसद के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया है। देखो, अच्छा, अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो संसद और राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें महिलाओं को 33% का जो आरक्षण है, जिसके लिए महिलाएं कई साल से डिमांड कर रही थी, वो पूरा हो जाएगा। और ये जो विधेयक लेकर आया गया है वो 128वें संशोधन विधेयक के माध्यम से लेकर आया गया है, इस बात को याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में महिलाओं की जो सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उनकी संख्या 82 है, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। ओके, तो 2-3 चीजें याद रखेंगे कि 33% का आरक्षण दिया जाएगा जो राज्य के विधानसभाएं हैं और जो संसद है उसमें, और 128वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस विधेयक को लाया गया है। हमारे देश के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा ये विधेयक लाया गया है और नई संसद की लोकसभा में ये बिल लेकर आया गया है। ओके, देखो, हमारे संविधान का जो भाग 9 है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 243D। इस आर्टिकल में ये बात बोली गई थी कि जो पंचायत के तीनों स्तर होते हैं उनमें महिलाओं का जो रिजर्वेशन होना चाहिए, उनकी जो सीटें होनी चाहिए वो 1/3 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, और उन 1/3 सीटों में भी 1/3 सीटें SC और ST महिलाओं के लिए होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो याद रखेंगे, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देखिए, इनके बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि 2016 में दक्षिणी कश्मीर में जो पुलवामा जिला है वहां पर जो जम्मू कश्मीर का उद्यमिता विकास संस्थान है वहां पर ये तैनात थे। जब आतंकवादी हमला होता है तो उस समय मुठभेड़ में ये बहुत वीरता के साथ लड़ते हैं और लड़ते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं देश पर। तो उनके इस बलिदान को सम्मानित करने के लिए जो कश्मीर का उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन कर दिया जाएगा, जो उधमपुर के ही निवासी थे। और ये जब नामकरण किया गया तो इस समय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, वो भी उपस्थित थे, और इनके तुषार जी के जो घर वाले थे वो भी उपस्थित थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि 2019 में अगस्त का महीना था जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया था। इसकी राजधानी श्रीनगर मई से अक्टूबर तक रहती है और नवंबर से लेकर अप्रैल तक इसकी राजधानी जम्मू रहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है प्रेजेंट टाइम में। विधान परिषद में 36 सीटें हैं और विधानसभा में 89 सीटें हमें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के बारे में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो योजना है इसकी घोषणा किस राज्य में करी गई है? तो नाम याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के बारे में बात की गई है। वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, ये जो योजना है श्रमिक कल्याण से रिलेटेड है, तो इसमें नेचुरल सी बात है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा, और स्पेशली जो श्रमिकों का लाभ है उसको दोबारा से रिवाइज करने के बारे में बात की गई है। ये कहा गया है कि जो श्रमिकों से रिलेटेड जो मातृत्व लाभ है, यानी कि जो महिलाएं हैं जो श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं, उनको 1,000 रुपए पहले दिए जाते थे। अब ये जो भत्ता है उसको बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया जाएगा। अगर किसी की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसको 50,000 रुपए पहले दिए जाते थे, और अब इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर दुर्घटना में कोई मृत्यु हो जाती थी तो मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। ओके, क्लियर? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, जैसा कि हम सबको पता है, भूटान, चाइना और म्यांमार से इसका जो बॉर्डर है वो साझा होता है। भारत के बिल्कुल पूर्वोत्तर में, बिल्कुल पूर्व में आपको देखने को मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, स्थापना 20 फरवरी 1987 को करी गई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, और यहाँ पर जो आधिकारिक पशु है वो गयाल के रूप में आप देख सकते हैं। जो हमारे पूर्वोत्तर स्टेट हैं उनके 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं झींगा किसान कॉन्क्लेव 2023।
इसके दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो झींगा खेती होती है उससे रिलेटेड ये किसान कॉन्क्लेव 2023 है और इसका आयोजन गुजरात के नवसारी में किया गया है। इस बात को याद देखो, झींगा खेती और जो जलीय कृषि है, इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का बजट लेकर आया गया है। इसमें झींगा फसल बीमा योजना के बारे में भी बात की गई है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रूपाला जी, इनके द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक मिठाई जिसका नाम है अत्रेयापुरम पुथारेकुला किस राज्य से बिलोंग करता है? तो नाम याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर ही एक गांव है जिसका नाम है अत्रेयापुरम। तो अत्रेयापुरम की एक ये पारंपरिक मिठाई है जो चावल और गुड़ से बनती है। तो इस पारंपरिक मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। साथ में हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि पर्टिकुलर किसी उत्पाद के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बढ़ सके, उसकी मार्केटिंग बढ़ सके। ओके, आर्थर कॉटन आत्रेयपुरम पुथारेकुला मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन को जीआई टैग दिया गया है, जो 14 जून 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2031 तक लीगल होगा। ओके, देखिए जो भारत है वो विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है, ठीक है, और इस सदस्यता के साथ में जो WTO है उसके माध्यम से ही 15 सितंबर 2003 से जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है भारत में, जो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है उसके तहत। ओके, तो यानी कि जो जीआई टैग की व्यवस्था है वो भारत में 15 सितंबर 2003 से ही लागू करी गई है और सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। इस बात को याद रखेंगे, रिवीजन करेंगे कल की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, फटाफट देख लेते हैं। तो 2023 का सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो नाम याद रखेंगे, कार्लोस सैंज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनकी संख्या है 84 और इनको जो जगदीप धनखड़ जी हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा पुरस्कार दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में पश्चिम बंगाल में स्थित किस स्थान को चुना गया है? तो शांति निकेतन को चुना गया है, जिसके बारे में अभी मैंने बात करा, और ये भारत का 41वां ऐसा स्थान है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और 42वें के बारे में हमने बात करा था, होयसल का मंदिर है जो कर्नाटका का, जिसको शामिल किया गया है, बेलूर में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आदि शंकराचार्य की 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो नाम याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में करा गया है। विदेश मंत्रालय ने किसके साथ दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया है? तो नाम याद रख लेंगे, जो यूएन सिट्रल है इसके साथ में दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कल की न्यूज में हमने पढ़ा था। और इंडियन बैंक के द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, IB साथी इसका नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखिका और फिल्म निर्माता थी जिनका निधन हो गया था 80 साल की उम्र में, इनका नाम क्या है? तो गीता मेहता इनका नाम है, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनकी जो रचनाएं थी वो ब्रिटेन में, जो USA है वहां पर, और भारत में काफी ज्यादा प्रचलित थी, बेस्ट सेलर्स में शामिल हुआ करती थी। तो गीता मेहता जी के बारे में हमने जान लिया, इनका निधन हो गया 80 साल की उम्र में, इस बात को याद रखेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। PDF के फॉर्म में दोबारा मैं बोलती हूँ, टेलीग्राम के लिंक पर ये सारी जो चीजें हैं, सारा जो कंटेंट है वो उपलब्ध है इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए न्यूज के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।